सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स। वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख सकते हो ये रही मेरी XS-R। इसको मैंने बहुत सारी चीज़ों के साथ मॉडिफिकेशन किया था, ब्लैक कलर किया था एंड अभी इस समय आप देख सकते हो गोल्डन अलॉय कर दिए हैं, जो कि XS-R 900 में सेम कलर देखने को मिलता है। और इस समय एट प्रेजेंट यहाँ पे ये ब्लू कलर की है, जो इसका एक्चुअल कलर था, जिस कलर में मैंने इस बाइक को ख़रीदा था। अभी कुछ और भी अपडेट्स करने हैं, जैसे टायर वगैरह है, वो मैं आगे चल करके बताऊँगा। फ़िलहाल अभी अलॉय व्हील्स का अपडेट कर चुका हूँ। तो इस गाड़ी को हम लेके गए थे नेपाल, और मैं अपनी RTX से था, बट जो हमारे साथ रहते हैं, वीडियोस वगैरह बनाते हैं, निकेत, वो ये गाड़ी चला रहा था। तो उसको हम बुलाएंगे और उससे पूछेंगे उसका एक्सपीरियंस कि XS-R को ले जाने के बाद कितना ज़्यादा कंफर्ट फील हुआ उसको, और मज़ा आई कि नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि XS-R से ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं। और मैंने इसमें सस्पेंशन अपग्रेड कराए हैं, अगर आप लोग ने वीडियो देखी है तो उस सस्पेंशन से कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि इसके स्टॉक सस्पेंशन बहुत ज़्यादा, मतलब बोल सकते हो स्टिफ है, तो उससे टूर करना तो पॉसिबल नहीं है। इससे कुछ मदद मिली उनको कि नहीं, क्योंकि उसने स्टॉक में भी चलाया है और इस वाले सस्पेंशन में भी चलाया है। बुलाते हैं अपने दोस्त को, निकेत। चैनल चेकआउट कर लो भाई, मेहनत करता है, बढ़िया वीडियो बनाता है, ठीक है। और निकेत सिंह नाम से है। फिलहाल निकेत, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो हम लोग ने नेपाल ट्रिप की है, जैसे कि पता ही है। मैं तो RTX चला रहा था, तो मेरे को चलाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मैं RTX को एंजॉय कर रहा था। आप लोग को RTX का भी ओनरशिप दे दूंगा, होप करता हूँ। वो मैंने पहले डाली है कि ये कुछ पता नहीं है, बट दोनों वीडियो अगर पढ़ चुकी होगी तो जाके देख लो। फिलहाल अभी ये XS-R में आपने नेपाल किया, और नेपाल की पहली ट्रिप थी आपकी पहाड़ की। इससे पहले पहाड़ आप कभी गए नहीं थे। नहीं। तो कैसा फील रहा? गाड़ी कंफर्टेबल है लोगों के लिए? मैं बेसिकली अपने लिए नहीं, मुझे तो पता है ये गाड़ी कैसी है, लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है पहाड़ में, अगर कोई मिडिल क्लास वाला बंदा है जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है टूरिंग गाड़ी खरीदने की, और माइलेज भी चाहता है, पावर भी चाहता है, और टूर भी करना चाहता है, ऑल पर्पस बाइक अगर उसको लेनी है, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए इसमें कि पहाड़ में आप जब इस गाड़ी को लेके गए तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है? ऑल पर्पस के हिसाब से तो अगर आप कंपेयर करने चले जाओगे हाँ मार्केट में तो थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि हाँ ये इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं। बट अगर XS-R ही कोई लेना चाह रहा है तो इसके लिए जा सकता है। लेकिन बस वही, जैसे भैया ने बताया कि स्टॉक सस्पेंशन के साथ मैंने चला रखा है, अपग्रेडेड के साथ भी चला रखा है। स्टॉक से बैंड बज जाती मेरी नेपाल में, बट इससे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और मुझे एक्चुअली बैक पेन नहीं हुआ, क्योंकि लीन होने के बाद भी मुझे बैक पेन नहीं हुआ, और शोल्डर रिस्ट इवन कहीं भी मुझे पेन नहीं हुआ। मैं आराम से नेपाल से चला गया, चलाया, बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। करीबन 100 तक हम लोग क्रूज़ कर रहे थे, 110 भी भगाया, मतलब हाईवे पे एकदम स्मूथली चल रही थी। ना कहीं से वाइब्रेशन था, ना कहीं मतलब ऐसे झंझनाहट आ रही थी कि यहाँ पे हैंडल बार, बहुत गाड़ियों में होता है कि झंझनाने लगता है तो अनकंफर्टेबल हो जाता है 100-110 पे। बट बहुत बढ़िया चल रही थी। और मिडिल क्लास के बारे में तो अभी वीडियो में आगे बताते हैं कि मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ कि मिडिल क्लास को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वैसे ले सकते हो आप, अगर आपका बजट करीबन 2 लाख है तो आप इसके साथ जा सकते हो। तो पहाड़ में जब आपने चलाया, जैसे मान लो स्टीप पहाड़ आया था, तो ऐसा कभी फील हुआ कि पावर लैग हो रही है, क्योंकि आप सिंगल चला रहे थे और थोड़ा लोड किया हुआ था आपने बैग सिंगल के हिसाब से, तो ऐसा फील आया कि लैग हो रही है, कि अब मुझे मज़ा नहीं आ रही, मैं नहीं चलाऊंगा? ऐसा कभी फील हुआ? ब्रेकिंग में ऐसा लगा कि जब आप डाउन जा रहे हो तो आपको ब्रेक नहीं लग रहे, ABS सही से काम नहीं कर रहे? ऐसा कुछ फील हुआ आपको पहाड़ में कि बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी गाड़ी, नहीं मज़ा नहीं आ रही है, ऐसा कुछ? नहीं, सबसे पहले ब्रेक के बारे में बात करूंगा। ब्रेक बहुत अच्छी है, मतलब मैं डाउन हिल पे गया, अप हिल पे गया, मैं जहाँ भी ब्रेकिंग कर रहा हूँ ब्रेक बहुत अच्छी लग रही है। वैसे उस टाइम पे सिंगल चैनल ABS हो रखी थी, क्योंकि पीछे वाला सेंसर हट गया था इसका, फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। स्किड नहीं कर रही थी, मैं ब्रेक ऐसे कर रहा था, स्किड नहीं कर रही थी। और ब्रेक के मामले में तो आगे और पीछे दोनों ब्रेक्स बहुत अच्छी है। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था? दूसरा ये कि पावर लैग लगी, मतलब जब आप, जैसे तो वैसे तो इसमें VVA दिया हुआ है, तो जब आप चढ़ाई कर रहे थे तो ऐसा फील हुआ कि नहीं अब पावर ही नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रही है, बहुत ही लैग कर रहा है, मतलब अंडर पावर लग रही है? ऐसा कहीं फील हुआ आपको एक बार? या मतलब ऐसी बाइक है कि इस पावर में भी चलेगी? VBA तो 7,000 की बात किन हाँ, करता है, तो 7,000। हाँ 7,000 तक बहुत ज़्यादा खींचते हैं तभी जाते हैं। वैसे थोड़ा सा मतलब कभी कभी टॉर्क का आपको फील होगा कि टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा होता तो ज़्यादा बेटर होता, बट मैनेज कर सकते हो। अगर आप सिंगल जा रहे हो, आप एक बाइक ओन करते हो, तो इससे पहाड़ भी जा सकते हो, ख़राब रास्तों पे भी जा सकते हो।
हर जगह जा सकते हो। बट अगर आप मोस्टली उसी चीज़ के लिए गाड़ी ले रहे हो तो आपको टॉर्क की कमी फील होगी और थोड़ी सी पावर की कमी फील होगी, क्योंकि जब आप ज़्यादा अपहिल पे जाते हो ना तो थ्रॉटल बहुत ज़्यादा खोलना पड़ता है इसका और बहुत ज़्यादा लोअर गियर में चलना पड़ता है। वैसे मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि नहीं जा सकता हूँ, यहाँ नहीं जा सकता। वैसे बहुत ख़राब रास्तों पे भी हमने मज़ा आई टोटली, मतलब आया। मज़ा आया चलाने में, हाँ, ऐसा चलाने फील में। नहीं आया कि भाई नहीं इस गाड़ी से टूर करने वाला नहीं है। नहीं एंजॉय आप करोगी, मतलब अगर आप इसको लेके गए हो तब भी एंजॉय करोगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे मेन फायदा यही हो जाता है ना, ये गाड़ी हल्की है, हल्की है और हाँ, माइलेज बहुत अच्छा माइलेज है ना। बढ़िया। 45 का माइलेज निकाली थी ये हाँ। नेपाल वाली ट्रिप पे, तो माइलेज बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं भगाया भी था 100-110, खराब रास्तों में भी चलाया था, एक्सीलेटर भी बहुत ज़्यादा खींच रहा था पहाड़ों पे, फिर भी 45 से नीचे माइलेज नहीं दी गई। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो स्टॉक सस्पेंशन से अगर चलाओगे ना तो आपको इशू होगा, थोड़ा सा अपग्रेड आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप स्टॉक ले जाना चाहोगे तो थोड़ा सा आपकी जो पीठ में ना बैंड बच जाएगी, स्पाइन जो है आपका बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाएगा ऐसी जर्नी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ वाली रोड होती है। फिलहाल माइलेज भी आपने बताया बढ़िया दिया है। मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग लीन वगैरह कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि पहाड़ में तो बहुत ज़्यादा जिगजैग रोड होती है, तो ग्रिप कैसी रही टायर की? कुछ ऐसा फील आया कि स्किड मार रही है? क्योंकि हल्की है ऑलरेडी है, तो ज़्यादा हल्की गाड़ियों में थोड़ी सी स्किड वाली प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि बॉडी और वेट रेशियो इतना ज़्यादा नहीं ले पाता है और ऊबड़ खाबड़ रोड भी थी। तो आपको ऐसा कहीं फील हुआ कि भाई स्किड हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब बहुत कमिटेड नहीं हो पा रहा है इस पर, ऐसा कहीं फील हुआ आपको? वैसे तो मतलब अगर आप अच्छी रोड पे लीन कर रहे हो इस टायर के साथ तो बहुत अच्छी परफॉर्म करती है, प्रॉपर आप पूरी लिटा सकते हो। बट जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ पे छोटे छोटे कंकड़ थे, बजरी टाइप के, हाँ बजरी टाइप के, तो उसमें जब मैं लीन कर रहा था तो टायर ग्रिप छोड़ रहा था, क्योंकि रोड टायर है प्रॉपरली वो, मतलब अगर आप डुअल टेरेन में जाते हो डुअल टेरेन टायर से तो ज़्यादा अच्छे ग्रिप प्रोवाइड करती है। ऊपर से इसका टायर चेंज था, मतलब उल्टा हो गया इसका टायर, और एबीएस भी पीछे वाला काम नहीं कर रहा था, ट्रैक्शन कंट्रोल भी काम नहीं कर रहा था, तो थोड़ा ट्रैक्शन ये छोड़ रही थी। फिर भी चलाने में मतलब कॉन्फिडेंस रहा, हाँ, फिर भी मतलब इतनी थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम्स थी फिर भी चली बढ़िया। हाँ, फिर भी मजा आया मजा चलाने आया। में। बाकी एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे आप गाड़ी को लगातार मुझे लगता है 300 प्लस किलोमीटर आपने इसको चलाया, प्लेन से हम लोग बहुत गर्मी से एकदम से हम लोग ठंडी इलाके में पहुंचे थे, तो जब आप चला रहे थे इसका स्टैंड मैंने देखा है, मैं जब बैठूंगा तो आप लोग देखिएगा मेरा स्टैंड थोड़ा सा ये पीछे की तरफ जाता है, ठीक है, और थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, और ये पैर भी मुड़ा रहता है ज़्यादा। तो ऐसा कहीं फील हुआ कि घुटने में दर्द हो रहा था, और ऐसे पाम के बाद मतलब जब आप ऐसा हाथ रख रहे हो तो आपके पाम में या कंधे में ज़्यादा पेन या प्रेशर आ रहा था? क्योंकि जब हम डाउन हिल जाते हैं तो पूरा बॉडी का वेट आ जाता है और पैर पे भी वेट आने लगता है, तो ऐसा कहीं फील हुआ कि आपकी बॉडी में, आपके पाम में, शोल्डर में और लेग्स में दर्द हो रहा हो ज़्यादा और नहीं चला पा रहे हो? हाँ, तो एक बार बैठिए मैं बताता हूँ। तो जैसे जब आप लंबा चलोगे, इससे जैसे बहुत ज़्यादा लंबा चल रहे थे हम लोग, लगातार एक स्ट्रेच में 300 किलोमीटर गए थे, तब तो मुझे दिक्कत नहीं हुआ। जब मैं लौटना स्टार्ट किया नेपाल से तो मुझे यहाँ पे पेन हो रहा था, क्योंकि इसका फुटपैक काफ़ी ज़्यादा पीछे है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। हाँ, तो यहाँ पे मुझे पेन हो रहा था। वैसे तो मैं इस पे पैर रख के इसके क्रैश गार्ड पे चला ले रहा था, बट थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। अगर थोड़ा सा आप आगे करके पैर रखते हो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा होगा। बट जब डाउन हिल पे हम जाते हैं तो गाड़ी में एक चीज़ है कि मतलब पहली चीज़ तो आप आगे लीन हो रखे हो, ऊपर से जब गाड़ी से आप नीचे जा रहे हो ना तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको पेन होगा। मेरी आदत पड़ गई है तो मुझे पेन नहीं हो रहा था। दूसरी चीज़, आपको ऐसा लगेगा ना कि गाड़ी थोड़ी सी ग्रिप छोड़ रही थी क्योंकि टायर वाली प्रॉब्लम थी, तो एक पेन यहाँ पे था डाउनहिल में। वैसे मैं काफ़ी ऊंचाई पे भी गया, वहाँ पे दिक्कत नहीं हुई, ख़राब रास्तों पे भी चलाया, नहीं दिक्कत हुई। बट जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा पेन होता है। हैंडल बार राइजर लगा के कोई सॉल्व कर सकता है वो तो अपना आप अपने हिसाब से हाँ। थोड़ा बहुत ट्विक एंड ट्विच करते हो। हाँ। लेकिन एक चीज़ और है, जैसे कि आपने बोला कि मेरे को आदत हो गई है। हाँ। तो मुझे लगता है जब ये गाड़ी लगातार इंसान चलाएगा तो उसको आदत हो जाएगी। हाँ। ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आपको फील होगी कि मतलब पीठ इतनी दर्द हो रही है कि नहीं यार मज़ा नहीं आ रही? मतलब होता नहीं है कुछ गाड़ियों में कि आप कुछ भी कर लो बैक पेन हो ही रही है, कुछ भी कर लो पैर पेन हो ही रहा है, मतलब आदत करने के बाद भी। बट ये मुझे लगता है यूज टू जब एक बार आप हो जाओगे ना तो इस गाड़ी से आप टूर कर सकते हो। बट स्टिल मैं वही बोलूँगा, सस्पेंशन इसमें चेंज है इसीलिए ये आराम से चला पाए। स्टॉक होता तो क्या हालत होती? स्टॉक होता तो बैंड बज जाती, क्योंकि हम लोग दोनों लोग जब बैठ के जा रहे थे और जब ये गाड़ी थोड़े से भी ब्रेकर में, मतलब इतना ज़्यादा अगर कहीं पे आ रहा है पैच ना, तो एकदम बैंड बज जाती थी। यहाँ सिटी की बात मैं कर रहा हूँ, पहाड़ों पे तो और ज़्यादा हालत ख़राब होती। तो स्टॉक के साथ स्टॉक तो बहुत बेकार है, उसका सस्पेंशन ट्रेवल भी नहीं फील हो रहा था, स्टिप भी बहुत फील हो रहा था, तो उसके साथ तो दिक्कत होगी। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि पहाड़ में इस गाड़ी को आप ले जा सकते हो, क्योंकि बहुत लोग को मैंने देखा है वो R15 लेके जाते हैं
और इसका इंजन इतना ज़्यादा रिलायबल है यार, क्योंकि सर्विस वगैरह 1000-1500 के अंदर ही हो जाती है। फ्री सर्विस चल रही है तो 1000 के अंदर हो जाएगी, अगर फ्री ख़त्म हो जाती तो 1500 मुझे लगता है मैक्स जाएगा। तो उस हिसाब से अगर देखूँ बहुत ज़्यादा रिलायबल है, इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। और जैसा कि मैं पूछूंगा चेन वेन में कुछ ऐसा साउंड आपको फील हुआ, क्योंकि चेन हम क्लीन नहीं कर पा रहे थे बहुत टाइम्स, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी शेड्यूल था, तो ऐसा कुछ? अभी तो 6000 ये चल गई है। हाँ, अभी तक चेन नॉइज इसमें आई नहीं है। मैं रॉनिन चलाता हूँ, मेरा दर्द पूछो। मेरे RTX में भी साउंड आ रही है इवन, है ना? RTX में, और हाँ, उसमें एक्चुअली BTO है, ब्रास कोटेड चेन है, उसके बाद भी उसमें आवाज आ रही है। और उससे बुरी कंडीशन में इसका चेन है, पर इसके चेन से आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल क्लीन नहीं किया हम लोग ने, कुछ भी नहीं किया, फिर भी आवाज नहीं आ रही। वहाँ पे तो बिल्कुल आवाज नहीं आई, मतलब एकदम साइलेंट इसका चेन है। और दूसरी चीज़, एक लोगों का बहुत बड़ा मिथ होता है, मैं पहाड़ पे नहीं गया था पहले, जब मतलब आज के 5 साल पहले मैं वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, तो लोग कहते थे कि पहाड़ों पे लाइट बहुत अच्छी चाहिए होती है। हाँ। और जब मैं गया तो पहली चीज़ तो इसकी स्टॉक हेडलाइट अच्छी है, इंटेंसिटी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि स्प्रेड बहुत तगड़ा है, बट जितने में ये गाड़ी का हेडलाइट गिरता है उतना बहुत बढ़िया दिखता है। रोड में कण कण दिखते हैं, है ना? बट पहाड़ पे अच्छी हेडलाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, पहाड़ पे इससे भी काम चल जाता है। जब हाईवे पे आप चलते हो 100, 110, 120, तब वहाँ ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वहाँ पे स्प्रेड वगैरह ज़्यादा फ्रंट से भी लाइट आ रही होती है ना, तो आपको ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। और पहाड़ में क्या होता है ना, हर समय ऐसे लाइट नहीं आती, क्योंकि रोड इतनी मुड़ी रहती है, तो मुड़ मुड़ के लोग चलाते हैं तो पता चल जाता है। तो पहाड़ में इतनी ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा ज़रूरत हमको हाईवे में होती है। फिलहाल वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं, क्योंकि भाई ने चलाई थी, मैंने नहीं चलाई थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने भाई को बुलाया। भाई एक्सपीरियंस दो, मेरी गाड़ी आपने चलाई, कैसी रही राइड में, और कुछ प्रॉब्लम है वो बता दो। तो सारी चीज़ें भाई ने क्लियर कर दी हैं। मैं अब वही बात पे आता हूँ, जैसे कि R15 बहुत लोग लेके जाते हैं, तो यामाहा ने एक बहुत ही बढ़िया नेकेड बाइक निकाली है, जिससे आप टूर, सिटी सारी चीज़ें कर सकते हो। बट थोड़ा सा सस्पेंशन में प्रॉब्लम है। सस्पेंशन को अगर आप अपग्रेड कर लेते हो, मैंने जो अपग्रेड किया है 8500 रुपये में अपग्रेड हो गया है, तो आप अगर थोड़ा सा पैसा लगा दोगे तो ये परफेक्ट मशीन हो जाएगी एक मिडिल क्लास बंदे के लिए, जिसको लुक चाहिए, ठीक है, पावर चाहिए, टॉप स्पीड चाहिए, और टूर करना चाहता है। टूर करने के लिए आप थोड़ा हैंडल बार राइजर वगैरह भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो फिलहाल एक चीज़ और आखिरी बात पूछूंगा, क्योंकि अब ये बाइक है तो इसके कॉम्पिटिटिव में और भी बाइक होंगी, तो जैसे रॉनिन हो गई, हंटर हो गई, ठीक है, एंड अपाचे हो गई, मतलब सेम सीसी की बात कर रहा हूँ, प्राइस से रिलेटेड नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहोगे कि अगर इस बाइक को हम लेते हैं तो पूरे पर्पस सॉल्व होते हैं, कि हमको रोनिन लेना चाहिए, कि हंटर लेना चाहिए, कि अपाचे 160 लेना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय है? पर्पस आपके बाइक पे डिपेंड करता है। मतलब मैं रॉनिन भी लेके पूरा पर्पस अपना पूरा कर सकता हूँ, XSR से भी पूरा कर सकता हूँ। आपके अंदर गट्स होने चाहिए, और आप इससे भी पूरा कर सकते हो। जो मतलब आपको पहाड़ पे जाना है, सिटी राइड करना हो, कहीं भी चलाना हो, तो आप इससे भी पूरा कर सकते हो। बहुत लोगों का मिथ होता है कि मतलब ये बाइक लेके कहीं नहीं जा सकते, पीठ में दर्द होगा, ये होगा, वो होगा। कुछ नहीं दिक्कत होती। आप जब डेली चलाने लगते हो, आपकी हैबिट हो जाती है, और उसी हैबिट पे आप कहीं भी जा सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि एकदम इशू है। और दूसरी चीज़ यामाहा है, जैसे TVS में है, रॉयल एनफील्ड में है, तो मुझे सर्विस रिलेटेड बहुत इश्यूज होते हैं TVS में। और रॉयल एनफील्ड की भी सर्विस ठीक है, बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ जाती है। मतलब हंटर की सर्विस 1800 तक जाती है, इसकी जो सर्विस है 1000 रुपये, 1100 रुपये में लास्ट सर्विस। इवन हंटर की माइलेज भी कम है, हंटर की माइलेज भी कम है। और दूसरी चीज़, इसका जो क्रूजिंग स्पीड है वो मुझे लगता है बढ़िया है, करीबन 100 तक क्रूज कर जाती है। जो हंटर रॉनिन में मैटर फंसता है 6th गियर वाला, तो इसमें 6th गियर है। अगर किसी को दर्द होता है 6वें गियर से, तो इसमें 6वां गियर है, 6वां डालोगे तो बहुत स्मूथ हो जाती है। तो उसके हिसाब से मतलब एक रिलायबल बाइक है, रिलायबल ब्रांड है। रॉनिन में दिक्कत आती है चैन रिलेटेड इश्यूज़, या छोटी मोटी सर्विस में जाते हैं तो वहाँ पे अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड होती। तो यामाहा है, अगर आप यामाहा लेते हो तो वो मतलब एक दिमाग में होता है ना कि गाड़ी में ये ख़राब हो रहा है, ये दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको XSR के साथ नहीं मिलेंगी, इवन रॉयल एनफील्ड या फिर आपको रॉनिन के साथ मिल जाएंगी। तो हेडेक फ्री वाली बाइक अगर आप पिक करना चाहते हो, रोज़ सर्विस सेंटर विजिट नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए गाड़ी अच्छी है। और इवन आपका इसमें सर्विस सेंटर भी शायद 5000 पे। हाँ, और रॉनिन का 6, हंटर का भी उसी के आसपास है, तो ठीक है। तो अभी जैसे कि भाई ने सारी चीज़ें बता दी, क्योंकि ये रोनिन ओन भी करते हैं, तो रोनिन के हिसाब से भी बता दिया उन्होंने। तो मेरे को लगता क्या है ना, कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है, और आप यंग हो, और आपको एक एग्रेसिव बाइक चाहिए, लुक भी अच्छा चाहिए,
तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट बाइक है। और बस वही एक दिक्कत है सस्पेंशन वाली पीछे की, अगर वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो थोड़ा सा पैसा लगा करके तो परफेक्ट हो जाएगी आपके लिए। ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, आप टूर भी सस्ते में कर लोगे, क्योंकि 1000-2000 रुपये में आपका तेल का पूरा काम हो जाएगा, क्योंकि 45 से 50 का माइलेज ये निकाल देती है। आपकी राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, बाकी सब बढ़िया है। तो ये वीडियो कैसी लगी? फिलहाल मैंने इसमें बहुत सारी एसेसरीज़ लगाई हैं, उसकी वीडियोस मैंने डाल दी है, आप देख सकते हो। अभी और भी आगे अपडेट करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और पसीना देख रहे हो लपलपाते हुए गिर रहा है दोनों का, हम लोग यूं करके पोंछते हुए बना रहे हैं वीडियो। तो इसी बात पे लाइक हो जाना चाहिए, कमेंट कर लीजिए। अगर कुछ भी पूछना हो इस बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ तो आप इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो। लेकिन हाँ भाई, जेन्युइन क्वेश्चन पूछना, फालतू के सवाल मत पूछना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।